हाँ तो दोस्तों, आज का क्लास जो है वह राज्य के राज्यपाल की वीटो शक्ति की चर्चा करेंगे। राज्य के राज्यपाल की वीटो शक्ति की चर्चा करेंगे। बोला गया कि हमारे संविधान में किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है उसको संविधान में क्या वीटो शक्ति मिला है उसकी अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो बोला गया है, जब कोई भी विधेयक यानी कोई भी कानून या कोई भी विधेयक अगर जो राज्यसभा में बनाई जाती है, तो कोई भी विधेयक जब राज्यसभा में बनाई जाती है अर्थात विधायक के द्वारा बनाई जाती है, विधायक के द्वारा पारित किया जाता है, तो विधायक के द्वारा पारित किया जाता है तो वह राज्यपाल के पास आता है। यानी राज्यसभा के द्वारा जब कोई भी विधेयक बनाई जाती है तो उसे राज्यपाल के पास भेजा जाता है, और राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो उसके अंतर्गत अब राज्यपाल को शक्ति दिया गया, राज्यपाल को वीटो शक्ति दिया गया। वीटो शक्ति कहने का मतलब हुआ राज्यपाल को यह शक्ति दिया गया है कि वह जो विधेयक बनाया जा रहा है वह सही है या नहीं है, उसको पास करे या ना करे, वह राज्यपाल वहाँ पे स्वतंत्र होता है। राज्यपाल वहाँ पे स्वतंत्र होता है या फिर राज्यपाल बाध्यकारी योग होता है, उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। तो इसकी चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 200 में किया गया, हमारे संविधान के अनुच्छेद 200 में किया गया। हमारा संविधान का अनुच्छेद 200 में राज्य की राज्यपाल की वीटो शक्ति के बारे में चर्चा किया गया। इससे पहले समझते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास भी वीटो शक्ति था। इसके पिछले क्लास में देखें कि यानी भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होता है, अर्थात संसद के द्वारा यानी राज्यसभा और लोकसभा जब कोई भी नियम बनाता है तो राष्ट्रपति उस नियम को पारित करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए उनके पास वीटो शक्ति था। उसी प्रकार से राज्य के राज्यपाल के पास भी वीटो शक्ति होता है, राज्य के राज्यपाल के पास भी वीटो शक्ति होता है। और जो राज्य के राज्यपाल के पास वीटो शक्ति होता है वह इस प्रकार से कि वह उस विधेयक को राज्यपाल सहमति दे सकता है। पहला यही है कि वह राज्यपाल अपना सहमति दे सकता है, अर्थात कोई भी शक्ति बनाएगा है तो उस शक्ति में राज्यपाल उस शक्ति को पारित कर सकता है, अपनी सहमति दे सकता है। दूसरा में बोला गया है कि राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है। अर्थात अगर जो यानी विधायक के द्वारा अर्थात राज्यसभा में कोई भी विधेयक बनाया गया है तो राज्यपाल चाहेगा तो वह विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है या विधेयक को पूर्ण विचार के लिए फिर राज्यसभा लौटा सकता है। अर्थात विधेयक जहां से बनाया जा रहा था उस विधेयक को वहां लौटा सकता है, और जब वहां लौटा सकता है और एक और ऑप्शन दिया गया, यानी राज्यपाल के पास एक और ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन में रख सकता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ किसी भी राज्य के राज्यपाल के द्वारा जब कोई भी यानी विधेयक यानी विधायकों के द्वारा राज्यसभाओं के द्वारा कोई भी नियम बनाया जा रहा है तो उस नियम को जब राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल उस विधेयक को सहमति दे सकता है या उसको अपने पास सुरक्षित रख सकता है, इसके अलावा पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता है। और एक ऑप्शन दिया गया है कि उसको लगे कि ये जो नियम है वह केंद्र लेवल से अर्थात संघ लेवल से या संघ में चर्चा करना जरूरी है,
तो या फिर उन्हें लगता है कि ये नियम राष्ट्रपति को बताना जरूरी है, तो राष्ट्रपति के विचाराधीन में रखा जाता है, नहीं राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और जब राष्ट्रपति के पास जब भेजा जाता है तो फिर राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 201 के अंतर्गत अब राष्ट्रपति के पास भी ये ऑप्शन रहता है, अर्थात राष्ट्रपति के पास भी ये शक्ति है कि वह दायर सहमति दे सकता है, सहमति दे सकता है, अर्थात या अपने पास वह सुरक्षित रख सकता है। यानी राष्ट्रपति को पास भी ये क्षमता है कि वो कोई भी विधेयक अगर जो राज्यसभा में बनाया गया है और लोकसभा उसके पास यानी राज्यसभा उसके पास भेजा है, तो राज्यसभा जब यानी राज्यपाल जब उसके पास भेजा है तो वह या तो सहमति दे सकता है या तो अपने पास सुरक्षित रख सकता है, या फिर राज्यपाल को कहेगा कि फिर से इसको विचाराधीन में लौटाया जाए, अर्थात राज्यसभा में जहां से ये विधेयक बना है वहां पे लौटाया जाए। और लौटाने के बाद राष्ट्रपति पूर्ण विचार करने के बाद अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी राष्ट्रपति के पास जब विधेयक राज्यपाल के द्वारा भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को लागू करने के लिए सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, लेकिन पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। यानी राष्ट्रपति चाहेगा तो पॉकेट वीटो लगा के उसको अपने पास हमेशा के लिए रख लेगा। पॉकेट वीटो यानी जेबी में रख लिया आराम से, अब हमेशा के लिए वह नियम जो है वह समाप्त, वो विधेयक जो है वह समाप्त। तो ये राष्ट्रपति के पास ये दिया जाता है। तो ये समझें कि हमारे संविधान में जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होता है उसी प्रकार राज्य के राज्यपाल के पास वीटो शक्ति होता है। और जो वीटो शक्ति होता है वह राज्य के राज्यपाल का जो वीटो शक्ति होता है वह अनुच्छेद 200 के अंतर्गत, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। और यदि राज्य के राज्यपाल कोई भी विधेयक बनाया है, यानी राज्य के राज्यपाल के द्वारा यानी विधायकों के द्वारा जब कोई भी विधेयक बनाया गया है तो राज्यपाल के पास जाने के बाद राज्यपाल के पास भी वीटो शक्ति है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। और फिर वह राज्य का राज्यपाल को लगेगा कि ये नियम जो है वह हमारी समझ से बाहर है, अर्थात उसे राष्ट्रपति के विचाराधीन में रखा जाए तो वह रख सकता है। और जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो अनुच्छेद 201 के अंतर्गत, कितने, अनुच्छेद 201 के अंतर्गत अब राष्ट्रपति चाहेगा तो उसकी सहमति दे सकता है, अपने पास सुरक्षित रह सकता है या पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता है। और राष्ट्रपति इसके लिए अगर जो मान लिया जाए पूर्ण विचार के लिए लौटाया, लौटाने के बाद फिर पुनः आया तो राष्ट्रपति इस विधेयक को सहमति देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, अर्थात बाध्यकारी नहीं है, उस पे पॉकेट वीटो लगा के हमेशा के लिए उस अधिनियम को समाप्त कर सकता है, अपने पास वह रख सकता है। तो ये था हमारे राज्य के राज्यपाल का वीटो शक्ति। अब आगे समझते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। तो अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब हो गया ऑर्डर, ऑर्डर बोले या कानून। अब क्या होता है अध्यादेश, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति चाहेगा तो कोई भी नियम या कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन अध्यादेश तभी जारी करेगा जब राज्य यानी देश, लोकसभा और राज्यसभा का 17 बसान नहीं चल रहा, 17 बसान नहीं चल रहा, अर्थात बोले तो सारे जो संसद है, सारे संसद छुट्टी पे है, सारे संसद क्या है, छुट्टी पे है। अब समझते हैं पहले 17 बसान क्या होता है। 17 बसान,
17 के मतलब हो गया, अर्थात 17 मतलब सत्र। तो सत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो सत्र 3 प्रकार के होते हैं। सत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से सत्र? एक बजट सत्र होता है। सत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सत्र कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है बजट सत्र, दूसरा बोला जाता है, दूसरा सत्र जो है वह मानसून सत्र, मानसून सत्र। और तीसरा जो है वह सत्र को कहा गया है, तीसरा सत्र जो है वह शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। आप समझते बजट सत्र। बजट सत्र के अंतर्गत यानी साल में सबसे पहला सत्र जो लाया जाता है वह बजट सत्र लाया जाता है। और बजट सत्र कब लाया जाता है? जनवरी के अंत और मई के पहले सप्ताह, यानी जनवरी में ये शुरू होता है और मई तक। जनवरी से मई के बीच में बजट सत्र लाया जाता है। बजट सत्र के अंतर्गत जैसे साल भर में कोई भी काम होगा तो साल भर में उस काम का सबसे पहले बजट तैयार करना होता है। सबसे पहले क्या होता है? बजट तैयार करना होता है। अर्थात कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए कितने धन की ज़रूरत है, कितने और कोई भी वस्तुओं की ज़रूरत है, उसके लिए बजट की बनाया जाता है। और दूसरा होता है मॉनसून सत्र। दूसरा कौन सा होता है? मॉनसून सत्र, जो कि जुलाई से अगस्त के बीच में लाया जाता है। किस में लाया जाता है? जुलाई से अगस्त के बीच में। जुलाई से अगस्त के बीच में मॉनसून सत्र। मॉनसून, मॉनसून का मतलब ही समझ रहे हैं कि मॉनसून है यानी बदलाव। मॉनसून का मतलब क्या हुआ? बदलाव। मतलब किसी भी प्रकार की बदलाव की जरूरत पड़े तो उसके लिए जो सत्र लाया जाता है वह मॉनसून सत्र, मॉनसून सत्र, जो कि जुलाई और अगस्त में लाया जाता है। और फिर अगला जो है वह शीतकालीन सत्र, जो कि दिसंबर में लाया जाता है, जो कि दिसंबर में लाया जाता है। तो इस प्रकार से सत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब ये सत्र कहाँ कहाँ लाया जाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में लाया जाता है। राज्यसभा अलग सत्र मनाते हैं और लोकसभा अलग सत्र मनाते हैं। आप समझते हैं? ये सत्र चलने वक्त, सत्र कहने का मतलब हो गया कि जितना भी संसद बने हैं, जो भी एमएलए हैं या विधायक हैं, तो विधायक जो है वह राज्यसभा में और एमएलए जो है वह लोकसभा में। अर्थात विधायक जो है राज्यसभा में और संसद जो है वह लोकसभा में अपनी बैठक करते हैं, अपनी बैठक करते हैं। और उस बैठक में एक बजट बनाते हैं, एक बजट बनाते हैं। तो पहले हमको समझना था सत्र, वही सत्र से बचना है 17 अब जब 17 रुका हुआ हो, अर्थात एमएलए या फिर जो भी अपना एमपी और एमएलए अगर जो छुट्टी में, दोनों आपस दोनों छुट्टी में, अर्थात 17 अवकाश में हो, 17 अवकाश में हो। और जब अवकाश में हो तो उस समय मान लिया जाए कि आकस्मिक किसी भी प्रकार की कोई कानून बनाना है, कोई भी नियम लाना है। जिस समय छुट्टी में है मतलब सत्र, बजट सत्र जो है वह समाप्त हुआ और ऐसा आकस्मिक कोई घटना घट रही है जिसके कारण से एक विशेष नियम कानून बनाना जरूरी है, तो वो जो कानून बनाएगा वो कानून बनाएगा राष्ट्रपति। कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। वो कानून कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। और राष्ट्रपति जो बनाएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, यानी अध्यादेश की शक्ति, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अनुच्छेद कितने के अंतर्गत? 123 के अंतर्गत। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत
कौन सी सत्र लाया, यानी कौन सी नियम दिया गया है या राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति दिया गया है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। तो आप समझते हैं, बोला गया है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में किसी आपातकाल या आकस्मिक तरीके से विधि बनाने की क्षमता होती है, परंतु वह काल्पनिक होता है, परंतु वह काल्पनिक होता है। अब विधेयक बनाया जाएगा तो किस प्रकार से बनाया जाता है वो समझते हैं, यानी किस प्रकार के विधेयक होता है। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश तभी जारी किया जाएगा जब दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन नहीं चल रहा। अर्थात अगर जो कोई भी अधिनियम बनाया जाता है तो वह राज्यसभा या लोकसभा से वो बात उठती, और अगर जो लोकसभा से उठा है तो फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति फिर लोकसभा यानी राज्यसभा में भेजता है। जब दोनों सदन सहमति दे देते हैं तो कोई भी कानून बनता है। अगर जो कोई भी एक यानी सदन, कोई भी एक सदन अगर जो वह नहीं चल रहा, यदि वह नहीं चल रहा हो तो उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये जो बोला जाता है वह राष्ट्रपति की अध्यादेश जो होता है वह विधायिका शक्ति के समांतर नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वह विधेयक के द्वारा यानी विधेयक का समांतर नहीं होता, विधेयक का आमना सामना नहीं होता। कारण कि राज्यसभा या लोकसभा छुट्टी में है, जब यानी सत्रावसान में सत्र समाप्त हो चुका है तो उस समय ना तो यानी संसद हो और ना ही विधेयक हो उसका विरोध कर सकता है, मतलब समांतर नहीं होता है। और आगे समझते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब इस बात से संतुष्ट हो जाए कि मौजूदा परिस्थिति ऐसा है कि तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। बोला गया राष्ट्रपति जो है वह अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब कन्फर्म हो जाए, संतुष्ट हो जाए कि इसके लिए मतलब कोई नया नियम बनाना जरूरी है, तो फिर वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत एक आता है कूपर केस। केस, अब कूपर केस में क्या बोला गया, तो कूपर केस जो है वह आया 1970 ईस्वी में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर और सद्भाव के आधार पर न्यायालय प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति अगर कोई भी कानून बना रहा है तो न्यायालय उस पर प्रश्न उठा सकता है कि ऐसा नियम क्यों बनाया जा रहा है, ऐसा नियम क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन 38वां संविधान संशोधन 1975 में कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम मान्य होगा। 38वां संविधान संशोधन में बोला गया है कि राष्ट्रपति अगर जो संतुष्ट होके कोई भी नियम बना देता है तो वही सर्वमान्य होगा, वह मान्य होगा। लेकिन न्यायिक समीक्षा बोला गया है, न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। बोला गया उस पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन फिर आया 44वां संविधान संशोधन, इसमें तो बोल दिया गया कि न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। कपूरी केस में यानी कूपर केस में बोला गया कि न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन 38वां जब संविधान संशोधन हुआ तो बोला गया समीक्षा योग्य नहीं होगा, समीक्षा योग्य नहीं होगा। लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन 1978
44वां संविधान संशोधन 1978 में बताया गया कि राष्ट्रपति के द्वारा जो भी नियम बनाया जा रहा है उस नियम पर न्यायिक समीक्षा होगा, न्यायिक समीक्षा होगा, यानी न्यायिक समीक्षा किया जाएगा, न्यायिक समीक्षा किया जाएगा। और इस प्रकार से अभी तक राष्ट्रपति के पास अध्यादेश अगर जो जारी करता है तो उस पे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो उस पे न्यायालय प्रश्न उठा सकता है, प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसा कानून क्यों बनाना आवश्यक, क्या जरूरी पड़ गया जो ऐसा कानून बनाना। यदि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, वह अध्यादेश संसद के बैठक होने पर यदि लोकसभा और राज्यसभा पारित करता है तो वह कानून या बोले अधिनियम बन जाता है, कानून या अधिनियम बन जाता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर जो अध्यादेश जारी किया गया राष्ट्रपति के द्वारा तो नियम लागू कर दिया गया, कानून बना दिया गया, लेकिन अब राष्ट्रपति का कानून जो है वह जैसी सत्र चालू होगा तो उसके बाद वो कानून शून्य माना जाता है, कानून को समाप्त करने योग्य यानी समाप्त ही माना जाता है। लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा अगर जो पारित कर देता है तो फिर वो कानून बन जाता है। लेकिन संसद बैठक में 42 दिन तक यदि अध्यादेश पास नहीं होता है तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि पहला सत्र चला और पहला सत्र चलने के बाद अगर जो मान लिया जाए अगला सत्र शुरू हुआ और इस सत्र जब शुरू हुआ तो इसके 42 दिन के अंतर्गत अगर जो राष्ट्रपति के द्वारा जो भी अध्यादेश बनाया, जो भी कानून बनाया गया, अगर वो लागू नहीं होता है, उसको पारित नहीं किया जाता है तो उसे यानी वह अध्यादेश समाप्त हो जाता है, तो अध्यादेश वह समाप्त हो जाता है। अर्थात न्यूनतम समय कितना दिया गया 42 दिन, लेकिन अधिकतम सत्र यानी अधिकतम जो है वह कितने दिन हो सकता है, तक साल में 2 सत्र चलना अनिवार्य होता है, 2 सत्र चलना अनिवार्य, सत्र कितने हैं 3 गो, लेकिन 2 सत्र चलना अनिवार्य है। और 2 अगर जो चलता है तो साल में 12 मंथ होता है यानी 6 मंथ। अर्थात कहने का मतलब हुआ अगर एक सत्र शुरू हुआ अगले ही दिन मान लिया जाए आकस्मिक किसी भी प्रकार का कोई अध्यादेश जारी करना पड़ गया तो 6 मंथ प्लस 42 दिन, कोई भी अध्यादेश का अधिकतम समय तक 6 महीना 42 दिन तक ही हो सकता है। अर्थात कोई भी अध्यादेश जारी किया गया राष्ट्रपति के द्वारा तो उसका वैलिडिटी अधिकतम 6 महीना 42 दिन तक ही होगा, और कम से कम 42 और अधिक से अधिक बोल सकते हैं तो अधिक से अधिक 6 मंथ 42। तो इस प्रकार से 6 मंथ यानी 6 महीना 42 दिन होता है। अब आगे समझते हैं ये राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में समझें, राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में समझें। अध्यादेश कब जारी किया जाएगा, जब सत्रावसान चलते रहेगा। सत्रावसान कहने का मतलब क्या हो गया, सारा विधायक जो है और सारा संसद जो है वह छुट्टी में है, अर्थात संसद भवन में गेट लगा हुआ, कोई सत्र नहीं चल रहा है, राज्यसभा में भी कोई सत्र नहीं चल रहा है। अगर जो एक सत्र चल भी रहा है तो उससे होने वाला कुछ नहीं, कारण कि जब तक दोनों सत्र नहीं चलेगा तब तक फिर कोई फायदा नहीं है, कारण कि कोई भी नियम हटाना या लाना जब तक दोनों सत्र लागू नहीं करता है तब तक नहीं होता। तो इस प्रकार से अब आगे समझते हैं कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है। अब राष्ट्रपति के क्षमादान के बारे में अब चर्चा करने जा रहे हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान के बारे में अब चर्चा करेंगे। तो अभी तक हम किसके बारे में पढ़ें, राष्ट्रपति
के अध्यादेश। अध्यादेश कब जारी किया जाएगा, यानी कब जारी, यानी आर्टिकल कौन सा, 123 के अंतर्गत। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मान लिया जाए कि अचानक कोई भी नियम कानून बनाना जरूरी है, मान लिया जाए किसी भी प्रकार से कोई आकस्मिक घटना घटा, और जैसी आकस्मिक घटना घटा तो उस समय यानी सत्र नहीं चल रहा है, और जब सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को आप कहेगा, यानी राष्ट्रपति के पास पावर दिया गया कि अब जरूरी है कि कोई कानून बनाना जरूरी है। तो राष्ट्रपति इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कितना में, 127 में। तो राष्ट्रपति को लगा कि एकदम जरूरी है, कहा 1 2 3 नियम लागू, 1 2 3 नियम लागू। इस प्रकार से बोल सकते हैं 1 2 3, यानी अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया। अब आगे समझते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के द्वारा अब क्षमा करने की तरीका क्या है, क्षमादान करने की शक्ति क्या है, उसके बारे में अब जानेंगे। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति दिया गया। राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति दिया गया। क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र होता है, अर्थात राष्ट्रपति अगर किसी भी दोषी करार व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं तो न्यायालय उस पर चुनौती नहीं दे सकता है, न्यायालय उसका विरोध नहीं कर सकता है। अब किस प्रकार की दोष रहेगा, कैसा कैसा व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, तब बोला गया है संघीय विधि, इसके द्वारा संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड। अर्थात कहने का मतलब हुआ हमारे संविधान के विरोध में, हमारे संविधान के विरोध में कोई व्यक्ति कुछ कार्य किया है तो उसके लिए जब उसे दंडित किया जाएगा तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि उसे क्षमा कर सकते हैं। शक्ति है, कोई जरूरी नहीं है कि यानी क्षमा करेगा ही करेगा। कहने का मतलब हुआ राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वह क्षमा कर सकता है। और दूसरा जो होता है वह सैन्य न्यायालय में दिए गए दंड, अर्थात सैनिकों के लिए अलग न्यायालय होता है, सैनिकों के लिए अलग न्यायालय होता है, और उस न्यायालय के द्वारा किसी सैनिक को दंडित किया गया, किसी सैनिक को दंडित किया गया तो उस दंडित को जारी रखना है, हटाना है या क्या करना है, उसमें भी राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है कि उसे क्षमा कर सकता है, उसे क्षमा कर सकता है। और तीसरा बोला गया यदि दंड जो है वह मृत्यु दंड हो, न्यायालय के द्वारा किसी दोषी करार व्यक्ति को, यानी दोषी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड दिया गया तो उसे भी क्षमा कर सकता है, उसे भी क्षमा कर सकता है। अब समझते हैं क्षमा करने का तरीका क्या क्या है। तो पहला जो होता है वह क्षमा ही कहते हैं, क्षमा, पहला क्षमा। इसके अंतर्गत दंड या बंदीकरण से मुक्त, पूर्णतः मुक्त कर सकता है। कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया है कि किस, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को यदि दंड दिया गया है या बंदी किया गया, अर्थात किसी व्यक्ति को दंड किया गया कि तुमको 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, यानी कोर्ट के द्वारा यदि उसे दंड किया गया या फिर उसे जेल में बंद किया गया है 5 साल 10 साल के लिए या साल भर के लिए, जो भी हो, तो
उस समय राष्ट्रपति चाहेगा तो उसे क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति चाहेगा तो उसे क्षमा कर सकता है। दूसरा, लघुकरण। पहला क्या हुआ? क्षमा। दूसरा क्या है? लघुकरण। अब लघुकरण में क्या होता है वो समझते हैं। लघुकरण के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया है कि दंड के स्वरूप को बदल कर कम कर सकता है। लघु मतलब छोटा करना, लघुकरण छोटा कर देना है। अर्थात किसी व्यक्ति को अगर जो 10 साल की सजा मिला है तो उसे 2 साल की सजा में बदल देना, 5 साल की सजा में बदल देना। तो ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति की है। इसके अलावा और भी बोल सकते हैं कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है, और जो मृत्यु दंड दिया गया है तो राष्ट्रपति चाहेगा तो उसको कारावास में बदल सकता है। राष्ट्रपति चाहेगा तो उसे कारावास में बदल सकता है। इसमें लघुकरण में केवल उसका स्वरूप बदल दिया जाएगा। और तीसरा बोला जाता है परिहार। तीसरा क्या है? परिहार। अब परिहार में क्या होता है? तो राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि किसी भी दंड की प्रकृति को बदले बिना अवधि को कम करना। इससे पहले था कि प्रकृति को बदल देना। मृत्यु दंड है तो उसको कारावास में बदल देना, कारावास है यानी 20 वर्ष है तो उसको 10 वर्ष में बदल देना। 10 वर्ष का है मतलब कारावास कहने का मतलब समय का चर्चा नहीं उसमें, बल्कि केवल और केवल उसका रूप बदल देना। मृत्यु दंड है तो उसको कारावास में बदल दिया जाए। और तीसरा है प्रतिहार। दंड की प्रकृति को बदले बिना अवधि को कम करना। कहने का मतलब हुआ किसी व्यक्ति को अगर जो 10 साल की सजा मिला है तो उसको 5 साल की सजा में बदल देना, 2 साल की सजा में बदल देना। तो ये राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है। इसी का प्रयोग करके हम सब देखते हैं कि यानी जब कोई विधेयक यानी कोई भी सरकार बनता है तो सरकार बनने के बाद वो अपना पर्सनली व्यक्ति को चाहता है तो उस व्यक्ति को यानी मुक्त कर देता है, कुछ दिनों के लिए मुक्त कर देता है। तीसरा विराम। अगला जो है वह कौन सा है? चौथा नंबर विराम। विराम के अंतर्गत क्या बोला गया है कि विराम के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि जब दोषी व्यक्ति को शारीरिक अपंगता, महिला को गर्भ अवस्था की अवधि में कारावास की अवधि कम करना। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति को पास ये शक्ति है कि कोई भी व्यक्ति जो अपंग हो, जो विकलांग हो, उसे अपने अनुसार उसे विराम कर सकता है, उसे विराम कर सकता है। चाहे कोई भी महिला हो, यदि वह गर्भ अवस्था में हो तो उसे विराम कर सकता है, यानी कारावास की अवधि को कम कर सकता है। चौथा यानी अगले पांचवा जानते हैं। तो पांचवा जो है वह है प्रतिलंबन। प्रतिलंबन आप समझते प्रतिलंबन क्या होता है? बोला गया किसी भी दंड, विशेषकर मृत्यु दंड, किसी भी दंड और ज्यादातर किसमें? मृत्यु दंड में, मृत्यु दंड में बोला गया अवस्था यानी अस्थायी रोक लगा सकता है। दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना अथवा दंड स्वरूप परिवर्तन करने की याचना के लिए समय देना। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे जिसमें कि बता रहे थे कि जब कोई भी पार्टी का जब सरकार आता है तो उस पार्टी का जो पर्सनली व्यक्ति होता है यदि उसे कारावास किया गया है तो चाहता है वो जब उसके अपना पार्टी जब सरकार बनाती है तो वो व्यक्ति अपना उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए अब राज्यपाल के पास या राष्ट्रपति के पास अपना अर्जी डाला जाता है, अर्जी किया जाता है। और जब अर्जी किया जाता है तो सरकार चाहता है कि उस व्यक्ति को जब चुनावी माहौल है तो उसे जेल से बाहर करना जरूरी है,
और फिर वैसा कोई मामला है जिसमें उसे जेल से बाहर करना जरूरी है, तो सरकार उसे मुक्त कर सकता है, कुछ समय के लिए मुक्त कर दिया कि जाओ बाहर में रहो, सारा जो भी तुम्हारे ऊपर लांछन लगाया गया, जो भी तुम्हें दोषी बनाया गया, जिस कारण से दोषी बनाया गया, उसको अगर जो तुम साबित करने में अगर जो कुछ समय चाहिए तो समय ले सकते हो। तो इस प्रकार से आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति है, यानी क्षमादान कर सकता है, राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। अब आगे समझते हैं। सबसे पहले तो पहला क्या था, क्षमा, दूसरा लघुकरण, तीसरा परिहार और चौथा विराम और उसके बाद प्रतिलंबन। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के पास ये सभी शक्तियां हैं। अब समझते राज्यपाल के पास भी कोई शक्ति, हाँ तो राज्यपाल के पास भी कोई शक्ति, राज्यपाल भी चाहेगा तो क्षमादान कर सकता। अब कैसा 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 उसके पास शक्ति, तो राष्ट्रपति के यानी राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, 161 के अंतर्गत राज्यपाल के पास भी यह शक्ति दिया गया है कि केवल दो अवस्था है, एक मृत्युदंड और दूसरा सैन्य कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई, ये दोनों छोड़कर बाकी सभी में राज्यपाल भी अपना क्षमादान शक्ति प्रयोग कर सकता है, क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अब अगला जो आता है, एक केस आता है, उस केस का नाम है केहर सिंह केस, केहर सिंह केस, केहर सिंह केस। और जो केहर सिंह केस आया 1998 में, 1998 में एक केस आया। इस केस के अंतर्गत कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर जो क्षमा की अर्जी डालता है, यानी क्षमा का लालसा रखता है, तो उसे क्षमा किस प्रकार से, मतलब अर्जी किस प्रकार से डाल सकता है। तो सबसे पहला बोला गया कि व्यक्ति मौखिक रूप से नहीं जाएगा, राष्ट्रपति से डायरेक्ट नहीं मिल सकता कि हमको क्षमा कीजिए, हम ये काम नहीं किए या किए। राष्ट्रपति के पास याचना कर सकते हैं, अर्थात लिखित दे सकते हैं, लिखित दे सकते हैं, उसके सामने प्रस्तुत नहीं, यानी मौखिक रूप से नहीं हो सकते। तीसरा, राष्ट्रपति साक्ष्य का पुनः अवलोकन कर सकता है। कहने का मतलब हुआ राष्ट्रपति फिर आपको क्षमा क्यों करे, आप अगर जो देखेंगे कि नहीं आप ही अगर जो दोषी व्यक्ति है तो क्षमा वो क्यों करेगा। अगर जो क्षमा तभी नहीं करेगा जब लगेगा कि नहीं ये व्यक्ति दोषी नहीं है, तो वो क्षमा करेंगे। और क्षमा तो अपना मन से वो नहीं करते हैं, क्षमा करने के लिए फिर उसको पूरा मंत्रिमंडल को बताना पड़ता है, मंत्रिमंडल से आदेश लेना पड़ता है। अकेला तो राष्ट्रपति के हाथ का है नहीं कि वो डायरेक्ट क्षमा कर देगा, तो पूरा संसद भवन को यानी मंत्रिमंडल को जानकारी देना पड़ता है और उससे आदेश लेना पड़ता है कि हम इस व्यक्ति को क्षमा कर रहे हैं। तो इसके लिए राष्ट्रपति के पास सबसे पहला बोला गया कि आप मौखिक नहीं बोल सकते, पहला। दूसरा बोला गया है कि साक्ष्य का पुनरावलोकन कर सकता है, और साक्ष्य की पुनरावलोकन करने के बाद न्यायालय जो आदेश दिया है, न्यायालय जो सजा दिया है, उससे राष्ट्रपति की सजा अलग हो सकता है। राष्ट्रपति उसके सजा का या उसकी जो भी अपना ओपिनियन है, मतलब जो भी उसका विचार है वह अलग हो सकता है। राष्ट्रपति यानी न्यायालय इस पर रोक नहीं लगा सकता है, न्यायालय इस पर रोक नहीं लगा सकता है। और तीसरे, आप जानते हैं राष्ट्रपति यह शक्ति प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल की परामर्श से करेगा, अपना मन की बात नहीं है। राष्ट्रपति के पास अपना शक्ति नहीं है, वो तो केवल एक मोहरा है, बाकी सब यानी वो केवल उससे मतलब काम करवाया जाता है। काम करने वाला कौन होता है, तो मंत्रिमंडल होता है। तो मंत्रिमंडल को लगेगा कि नहीं ये व्यक्ति को क्षमा करने योग्य है, तभी वो फिर राष्ट्रपति को अपना साथ देंगे, राष्ट्रपति को अपना बहुमत देंगे कि हाँ इस व्यक्ति को क्षमा किया जाए। और इसके न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं है,
इसमें न्यायालय का कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति के क्षमादान में न्यायिक समीक्षा नहीं किया जाता। राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को सजा को क्षमा में बदल दिया तो न्यायालय के पास भी अब इतना क्षमता नहीं है कि उसका विरोध करे। भारत के न्यायालय में भी इसके पास कोई शक्ति नहीं है जो इसका विरोध करे। तो इस प्रकार से हमने देखें कि जो भी हमारे पास यानी राष्ट्रपति के पास बोले या हमारे संविधान में जो भी राष्ट्रपति के लिए नियम कानून थे वह टोटल A to Z हमने कवर करने की कोशिश की है। हो सकता है कि कुछ बात छूट भी जाए, तो कहना तो मुश्किल है, कारण कि तैयारी आपके ऊपर निर्भर है। ये जो तैयारी कीजिएगा वो आपके ऊपर निर्भर है, आप कितना ज़्यादा तैयारी कर पाते हैं। टीचर का काम केवल होता है तो उसे बताना, समझाना और केवल दिशा दिखाना। बाकी तैयारी जो भी होता है वह स्टूडेंट पर ही निर्भर होता है। कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी बीपीएससी या जो भी नीचे की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी यूपीएससी यानी पीटी के लेवल से जो भी क्वेश्चन है वह यूपीएससी का पीटी लेवल की तैयारी है, यानी पीटी की तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार की तैयारी आप कर सकते हैं। अब जब तैयारी कर रहे हैं तो टीचर का काम केवल क्या है? टीचर का काम केवल यही है कि वो अपना बतावे, वो अपना दिशा को दिखावे, बाकी उसके अंदर और गहराई तक जानना, ताकि स्टूडेंट को बढ़िया से समझ पाए। आजकल का स्टूडेंट क्या है कि टीचर के ऊपर 100% भरोसा रखते हैं। टीचर के जो भी नोट्स दिया जा रहा है उसी नोट्स पर टिके हुए, तो नोट्स पर टिकना नहीं है। कारण कि लगभग टीचर जो भी है वो अपना जो भी नोट्स बनाया है वह किसी ने किसी बुक की सहायता लिया। तो इसलिए अगर जो स्टूडेंट जो अपने जीवन में कम से कम समय में सफल होना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति की नोट्स पर ना जाएं, बल्कि पता करें कि कौन सी बुक जो हमारे समाज में लाया गया, हमारे देश में जो चल रहा है, जो कि अधिक डिटेल से डिटेल जिसमें दर्शाया गया है, उसकी पढ़ाई करें। ठीक है दोस्तों, और भी अपनी तैयारी में लगे रहें। बाकी हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगा। अगले क्लास में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में राष्ट्रपति से संबंधित जो भी बात थी उसे समाप्त किया गया। अब आगे की टॉपिक अगले क्लास में किया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।